डायनासोर एक दिन में नहीं गए, उनका एंड मिनट बाय मिनट हुआ। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां जंगल शांत है, नदियां बह रही हैं, डायनासोर अपनी लाइफ जी रहे हैं और फिर बिना किसी वार्निंग के स्पेस से एक बहुत बड़ा पत्थर अर्थ की तरफ आता है। ये कोई नॉर्मल रॉक नहीं था, ये इतना मैसिव था कि जब इसने अर्थ को हिट किया तो पूरी प्लेनेट की बॉडी हिल गई। इम्पैक्ट हुआ और बस कुछ सेकंड में जमीन फट गई। आज भी साइंटिस्ट उस जगह को चिक्सलब कहते हैं और जो क्राटर बना वो लगभग 180 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि उसे समझने के लिए लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन सच ये है कि उससे कंपेयर करना भी मुश्किल है। उस एक मूवमेंट में जमीन का सॉलिड होना जैसे खत्म हो गया। पत्थर, मिट्टी और पिघला हुआ मटेरियल सीधा आसमान में शूट हो गया, जैसे पूरा ग्राउंड ही एक्सप्लोड हो गया हो। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि जो ऊपर गया था वो वापस नीचे आने वाला था, और वो भी सिर्फ टुकड़ा बनकर नहीं, आग बनकर। इम्पैक्ट के एग्जैक्ट मूवमेंट को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो नॉर्मल एक्सप्लोजन जैसा नहीं था। सोचो एक इतनी तेज स्पीड से आने वाला रॉक जमीन से टकराता है कि जमीन को संभलने का टाइम ही नहीं मिलता। उस पल पर ग्राउंड सॉलिड चीज नहीं रहती, वो ऑलमोस्ट लिक्विड जैसा बिहेव करने लगती है। सब कुछ टूटने लगता है, पिघलने लगता है और क्राटर इंस्टेंटली बनने लगता है। जहाँ इम्पैक्ट हुआ वहाँ टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि पत्थर भी मेल्ट हो गए और कुछ तो वेपर बनकर हवा में उड़ गए। मतलब सॉलिड चीज सीधा गैस जैसी हो गई। और फिर सबसे डेंजरस पार्ट आता है। इम्पैक्ट के बाद सिर्फ नीचे ब्लास्ट नहीं होता, ऊपर भी एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। लाख करोड़ टन मटेरियल, मॉल्टन ड्रॉपलेट्स, मिट्टी और स्टोन के टुकड़े आसमान की तरफ शूट होते हैं, इतने ऊपर कि वो एटमॉस्फेयर के बाहर तक पहुंच जाते हैं। उस वक्त अर्थ का स्काई नॉर्मल ब्लू नहीं रहा होगा, वो एक डार्क वॉयलेंट क्लाउड से भर गया होगा। और ये सब सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं रहा, क्योंकि जो मटेरियल ऊपर गया था वो पूरी दुनिया के ऊपर फैलने लगा, जैसे किसी ने प्लेनेट के ऊपर कुछ ऐसा फेंक दिया हो जो हर जगह गिरने वाला है। पर सिर्फ कुछ मिनट बाद आसमान से छोटी छोटी ग्लोइंग बूंदें गिरनी शुरू हुई। इन्हें साइंटिस्ट एजेक्टा बोलते हैं। ये वो टुकड़े थे जो इम्पैक्ट के टाइम स्पेस तक शूट हो गए और अब वापस अर्थ पर गिर रहे थे। लेकिन ये नॉर्मल गिरना नहीं था। जब ये पीसेस एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो हवा के साथ तेज टकराव होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से वो इतने गर्म हो जाते हैं कि जलने लगते हैं। सोचो पूरी दुनिया के ऊपर से एक साथ हजारों नहीं लाखों ग्लोइंग पार्टिकल्स गिर रहे हैं, जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही हो। कुछ मॉडल्स के हिसाब से ये प्रोसेस लगभग 10 मिनट के अंदर स्टार्ट हो गया था और फिर अगले 30 से 60 मिनट तक अर्थ के ऊपर एक थर्मल पल्स रहा। इसका मतलब एक्सट्रीम हीट वेव। सिंपल वर्ड में हवा खुद गर्म हो गई थी। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, क्या इस हीट से पूरी दुनिया में आग लग गई थी? इस पर साइंटिस्ट पूरी तरह एग्री नहीं करते। कुछ कहते हैं वाइड स्प्रेड फायर्स हो सकती हैं, कुछ कहते हैं कि हीट हर जगह इतनी लॉन्ग लास्टिक नहीं थी। तो सेफेस्ट वे ये है कि कहा जाए बहुत जगह इंटेंस हीट फील हुई होगी और कुछ रीजन में आग भी लगी होगी, लेकिन एग्जैक्ट स्केल क्लियर नहीं है। पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये सिर्फ आसमान का प्रॉब्लम नहीं था, समुद्र भी रिएक्ट कर रहा था। इम्पैक्ट के बाद गल्फ एरियाज में पानी उठ गया और जाइंट सुनामी वेव्स बन गई। ये नॉर्मल लहरें जैसी नहीं थी, ये इतनी बड़ी थी कि कोस्टल एरियाज को एक ही स्वीप में वाइप कर सकती थी। और ये वेव्स रुक भी नहीं रही थी, वो स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, कुछ मिनट में ही 100 ऑफ किलोमीटर्स कवर कर रही थी। सो अब सिचुएशन ये थी, ऊपर से आग की बारिश, नीचे से पानी की दीवार और बीच में हिलती हुई जमीन। और ये सब सिर्फ शुरुआत थी। अगर तुम सोच रहे हो कि इम्पैक्ट के बाद सब शांत हो गया होगा तो कहानी और हैवी हो जाती है, क्योंकि एस्टेरॉइड टकरा के चला गया था, लेकिन उसका इफेक्ट रुका नहीं था। अगले कुछ घंटों और पूरे फर्स्ट डे में अर्थ अब भी हिट हो रही थी, बस अलग तरीके से। जो मटेरियल आसमान में गया था वो धीरे धीरे हर जगह गिर रहा था। सोते ग्लास जैसे पार्टिकल, मॉल्टन ड्रॉपलेट्स से गर्म पिघले हुए टुकड़े जमीन पर सेटल हो रहे थे। ये सिर्फ एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा था। आज भी साइंटिस्ट को अर्थ के अलग अलग पार्ट में एक थिन लेयर मिलती है जिस पे अनयूजुअल एलिमेंट्स होते हैं। ये वही इम्पैक्ट का प्रूफ है जो बताता है कि उस दिन पूरा प्लेनेट एक ही इवेंट से कनेक्ट हो गया था। और सिर्फ ऊपर से नहीं, समुद्र भी अभी तक शांत नहीं हुआ था। सुनामी वेव्स ट्रेवल कर रही थी, टकरा रही थी, वापस जा रही थी, फिर से आ रही थी। कोस्टल एरियाज में पानी सिर्फ एक बार नहीं, बार बार अंदर घुस रहा था। सोचो एक जगह
पहले जंगल था और अब वहाँ पानी भर रहा है, फिर वापस जा रहा है, अपने साथ मिट्टी, पेड़ और जो कुछ भी है सब कुछ घीस कर ले जा रहा है। ये क्लीन डिस्ट्रक्शन नहीं था, ये मैसी था, रिपीटेड था और अनस्टॉपेबल लग रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डिफरेंट जगहों पर ये सब अलग टाइमिंग से हो रहा था। कहीं पर पहले सुनामी आई, कहीं पहले गर्म पार्टिकल्स गिरे। मतलब अर्थ के हर रीजन ने इस डिजास्टर को थोड़ा अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया, लेकिन फिर भी सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, एक ऐसी सिचुएशन की तरफ जहां सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा था। और फिर धीरे धीरे एक ऐसी चीज शुरू हुई जो ना दिखती थी ना सुनाई देती थी, लेकिन वही सबसे ज्यादा डेंजरस थी। आसमान बदल रहा था। अब तक जो हुआ वो लाउड था, वायलेंट था, विजिबल था, लेकिन अब जो स्टार्ट हुआ वो साइलेंट था। इम्पैक्ट के बाद जो डस्ट, स्मोक और केमिकल्स आसमान में गए थे वो पूरी दुनिया के ऊपर स्प्रेड होने लगे। ये नॉर्मल धुआं नहीं था, इसमें सल्फेट एरोसॉल्स थे, सिंपल वर्ड में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं। धीरे धीरे आसमान का कलर चेंज होने लगा। सूरज अब भी था, लेकिन उसकी रोशनी अर्थ तक प्रॉपरली पहुंच नहीं रही थी। कुछ स्टडीज के हिसाब से सनलाइट का सिर्फ अराउंड 20% ही सरफेस तक आ पा रहा था। सोचो, दिन हो रहा है लेकिन ब्राइटनेस नहीं है, जैसे परमानेंट शाम हो गई हो। और ये सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये हफ्तों तक चला। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्लांट को सनलाइट चाहिए होती है, बिना उसके वो फूड नहीं बना पाते। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपको पता होगा, जब सनलाइट ही कम हो गई तो प्लांट का काम रुक गया। अब जब प्लांट रुक गए तो पूरा फूड चेन हिल गया। ओशन के प्लैंकटन सबसे पहले इफेक्ट हुए, फिर उन्हें खाने वाले क्रिएचर, फिर उनके ऊपर डिपेंड करने वाले, और ऐसे ही चेन टूटने लगी। यहीं पर एक्सटेंशन का रियल फेज स्टार्ट होता है। ना ब्लास्ट, ना सुनामी, बल्कि धीरे धीरे भूख, ठंड, अंधेरा, टेम्परेचर भी गिरने लगा। सनलाइट कम होने की वजह से अर्थ ठंडी होने लगी, वेदर अनस्टेबल हो गया और फिर महीने बीत गए। अर्थ अब भी रिकवर नहीं कर पा रही थी। आसमान में जो डस्ट और पार्टिकल्स गए थे वो जल्दी सेटल नहीं होते। ये मंथ, शायद ईयर्स तक इफेक्ट करते हैं। इस पीरियड को साइंटिस्ट इम्पैक्ट विंटर बोलते हैं। सिंपल वर्ड में ऐसा टाइम जहाँ सनलाइट कम, टेम्परेचर लो और इन्वायरमेंट अनस्टेबल हो जाता है। दिन और रात का डिफरेंस फील होना भी कम हो गया होगा। लाइफ स्लो हो गई थी। जो क्रिएचर सिर्फ प्लांट पर डिपेंडेंट थे वो सबसे पहले गए, फिर उन पर डिपेंड करने वाले, और ऐसे ही एक के बाद एक लेयर कोलैप्स होती गई। डायनासोर जो मिलियन ऑफ ईयर से अर्थ पर रूल कर रहे थे, इस चेन रिएक्शन के सामने सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है, डायनासोर एक सेकंड में एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे, ना ही एक दिन में। उनका एंड एक प्रोसेस था जो मिनट में स्टार्ट हुआ और मंथ से लेकर सालों तक चलता रहा। और इसी वजह से कुछ छोटे क्रिएचर्स बच गए जो अडेप्ट कर पाए, जो छुप पाए, जो कम रिसोर्सेज में सरवाइव कर पाए। आज के मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इनडायरेक्टली उन्हीं सर्वाइवर्स की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। सो टेक्निकली वो एस्टेरॉयड सिर्फ डायनासोर का एंड नहीं था, वो एक रीसेट बटन था। एक ऐसा रीसेट जिसमें पुरानी दुनिया खत्म हुई और एक नई दुनिया की बिगिनिंग हुई। और अगर वो एस्टेरॉयड थोड़ा सा इधर या उधर मिस हो जाता तो शायद आज आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते।